आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विलियन। सामान्य जीवन में हम एक बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित होते हैं। अधिकांशतः ये दो या अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। उनका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है। जैसे पीतल, जिंक, निकल का मिश्रण गुण के पर जिंक निकल का मिश्रण अथवा तांबे व कांस्य व टिन का मिश्रण अलग अलग होते हैं। जल में उपस्थित क्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंश शरण को रोकती है, जबकि इसकी 1.5 ppm मात्रा दांतों के कोमल फिलामेंट को कारण बनती है। क्लोराइड आयनों की अत्यधिक सांद्रता जहरीली हो सकती है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड का क्रूर के लिए जहर के रूप में उपयोग। अंतःशिरा इंजेक्शन हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं, जो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के 37 होते हैं। कुछ उदाहरण। इस इकाई में मुख्यतः दरी हुए विलीनों तथा उनको बनाने की विधियां पर विचार कीजिए। जैसे वाष्पदा अश्मियों के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। फिर दर व विलीन में उपस्थित विलय की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए विभिन्न विकल्प को जानेंगे। उसके बाद देखिए विलयनों के प्रकार। विलयन दो या दो से अधिक अवयवों को समांगी मिश्रण तैयार होता है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य ये होता है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन व गुण समान होते हैं। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है, और विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है, जिसमें विलयन विद्यमान होता है। विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थिति एक या अधिक अवयव विलय कहलाते हैं। जैसे द्विअंगी विलयन में जिनमें दो अवयव हो का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव अथवा गैस में हो सकता है। के बाद देखिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये से विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। तो इसमें क्या है, गैस। अगर गैस गैस हो तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण उदाहरण है। द्रव और गैस हो तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाता है। ठोस गैस है तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। अगर द्रव विलयन गैस और द्रव को मिलाए तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, द्रव और द्रव जल में घुली हुई इथेनॉल, ठोस द्रव जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ठोस विलयन में गैस ठोस से हाइड्रोजन व पैलेडियम में विलयन, द्रव ठोस पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ठोस ठोस से तांबे का सोने में विलयन। उसके बाद हम देखते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, कि हमें विलयनों की सांद्रता को व्यक्त कैसे करते हैं। ये देखिए जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान का अर्थ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है। ये देखिए किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जाता है। सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि विलयन कम है, अर्थात विलय की अपेक्षा बहुत कम मात्रा। और यदि यह सांद्र है तो विलय की अपेक्षा बहुत कम अधिक मात्रा में। वास्तविकता में इस तरह का वर्णन अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है। यह है विलयनों का मात्रात्मक वर्णन करेंगे। विलयनों की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन। पहला आता है द्रव्य प्रतिशत विलयन। विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।
अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत है, उसका सूत्र होता है बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। जैसे अपन उदाहरण लें, यदि 1 बिलियन का वर्णन 10 जल में 10 ग्राम ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में किया जाए तो इसका तात्पर्य यह होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलियन प्राप्त हुआ। द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता का उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों के अन्य प्रयोग में किया जाता है। उसके बाद उदाहरण देखें कि व्यावसायिक ब्लीचिंग विलियन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। उसके बाद हम देखते हैं आयतन प्रतिशत। जैसे एथेनॉल का जल में 10% विलीन का तात्पर्य है कि 1.0 ml एथेनॉल को जल में इतना घोलते हैं कि विलीन का कुल आयतन 100 ml हो जाए। तो हम देखते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम इस प्रकार करते हैं, सूत्र है अवयव का प्रतिशत आयतन बराबर अवयव का आयतन बटा विलियन का कुल आयतन गुणा 100। उदाहरण लें तो एथेनॉल का जल में 10% विलियन का तात्पर्य है कि 10 ml एथेनॉल को इतने जल में घोलते हैं कि विलियन का कुल आयतन है वो 100 ml होता है। दरिवे विलियन को सामान्यतः इस मात्रा में प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण एथिलीन ग्लाइकोल का 35% विलियन बटा विलियन का वाहनों के ईंधन को ठंडा करने में किया काम आता है। इस सांद्रता पर हम रोधी जल के मान को 255.4 के यानी -17.6 डिग्री को तक कम कर देता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V एक अन्य मात्रक औषधियों फार्मेसी को सामान्यतः उपयोग में आता है। वह 100 ml विलियन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान। उसके बाद जो आता है वो आता है पार्ट्स पर प्रति मिलियन ppm। जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन ppm में प्रविष्ट करना उपयुक्त रहता है। पार्ट्स पर मिलियन प्रति मिलियन अवयव के भागों की संख्या मिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणा 10⁶। प्रतिशत की भांति ppm पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता को डी द्रव्यमान आयतन और द्रव्यमान आयतन में प्रदर्शित किया जाता है। 1 लीटर 1036 ग्राम समुद्री जल में 4 गुणा 10 के बाद -3 ग्राम ऑक्सीजन और कुल बूंदी होती है। इतनी कम सांद्रता को 5.8 ग्राम प्रति 10⁶ ग्राम समुद्री जल 5.8 ppm से व्यक्त किया जाता है। जल तथा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्राय μgm मीटर लीटर अथवा ppm में प्रदर्शित किया जाता है। मोल अंश एक्स को सामान्यतः मोल अंश के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। एक्स की दाईं ओर नीचे लिखी हुई संख्या उसके अवयवों को प्रदर्शित करती है। ये कुल भागों की संख्या अवयव का मोल अंश अवयव के मोलों की संख्या बटा सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। उदाहरणार्थ एक द्विअंगी विलयन में यदि ए व बी अवयव के मोल क्रमशः एन या एन बी हो तो ए का मोल अंश ऐसे एन ए बटा एन ए प्लस एन बी आई अवयव वालों विलयन में। ये देखिए यदि यह दर्शाया जा सकता है कि दिए गए विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग 1 होता है। तो देखिए मोल अंश इकाई विलयनों के भौतिक गुणों में संबंध दर्शाने में बहुत उपयोगी है। जैसे विलयनों की सांद्रता का वाष्प दाब का
संबंध दर्शाने में, और इसका उपयोग है वो गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक गणना की व्याख्या करने में भी है। उदाहरण देखिए, आपसे से है वो उदाहरण पूछती है। एथिलीन ग्लाइकोल, आपको एक एग्जांपल दिया गया है, C2H6O4 के मोल अंश की गणना करनी है। यदि विलयन में C6H2 का 20-25% द्रव्यमान उपस्थित हो तो माना कि हमारे पास 10 ग्राम विलयन है। कितना ग्राम विलयन है? 10 ग्राम। हम विलयन की किसी भी मात्रा से प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि परिणाम समान ही होगा। विलयन में 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल व 80 ग्राम जल होगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, C2H6 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो द्रव्यमान वो ग्राम मोल इनवर्स में आ जाएगा, ये आएगा। 2 नंबर पे हम निकालेंगे C2H6 के मोल, फिर हमें मोल आएंगे। फिर 3 नंबर पर हम जल के मोल निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्स ग्लाइकोल है तो C2H6 के मोल और C2O5 के और C2H6 के मोल बटा H2O के मोल। तो ये ये तो ये आ गया। उसके बाद एफ जल का निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले जल का रखेंगे, फिर यहाँ C2 और मोल लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर ये आएगा। फिर जल के मोल अंश की हम गणना करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये तो हमारा उत्तर क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोलरता। NaOH के 0.25 मोल लीटर इनवर्स विलियन का तात्पर्य है कि NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर विलियन में घोला जा सकता है। उसके बाद आती है मोलरता। मोलरता क्या कहती है कि 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता एम कहते हैं। उत्तर दिया गया है विलय के मोल बटा विलियन में लीटर में आयतन। अब हम उदाहरण देखेंगे। NaOH के 0.25 मिलियन का तात्पर्य है कि NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलियन में घोला गया है। पाँच ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है, जिसमें एक तो क्या है NaOH के मोल है, जिसमें NaOH के कितने हो गए? 5 मोल दे रखे हैं। एतो का मोल और NaOH को अणुभार तत्व है 40 है। ठीक है, तो एम मोल आएगा अपन NaOH का। और फिर को भार बटा अणुभार। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 नंबर पर विलियन का लीटर में आयतन निकालेंगे। तो 450 जो आया है ml तो बटा 1000 का भाग दे देंगे। फिर मोलरता हम निकालेंगे कैसे? 1.50 तो ही NaOH का मोल, NaOH के मोल बटा आयतन और बटा 450 ऐसे होगा आयतन होगा।
जना प्रांत राशि की कमर। देखो, अगर मॉल में पूछा है तो वो आंसर देना है, मॉल इन्वेंटर मॉल देना है। और अगर मॉल डेसीमीटर में पूछा है तो वो आंसर राशि। इसके बाद में के मोलर लता 1.0 मोल के जी 1.0 के सीएल का दलीय विलयन से तात्पर्य है कि 1 मोल 70.5 ग्राम के सीएल को 1 ग्राम के जी जल में घोला गया है। तो देखिए कि मैं कैसे कह किसी विलयन की मोलरता M 1 kg विलायक की उपस्थिति विलय के मोलों की मोलरता 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। मोलरता जो आती है वो विलय के मोल विलय का किलोग्राम का में द्रव्यमान। उदाहरणार्थ 1.0 मोल के जी 1.0 के शेल का दलीय विलयन से तात्पर्य है कि 1 मोल 70.5 ग्राम के शेल को 1 ग्राम जल में घोला गया। तो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक विधि अपने अपने गुण को दोष देते हैं। द्रव्यमान महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत ppm मोल अंश तथा मोल लता ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि मोल लता है वो ताप पर निर्भर करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान नहीं करता। एक क्वेश्चन और है कि 0.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल और 75 ग्राम बेंजीन विलय में विलय की मोलरता की गणना करो। एक नंबर पर C2H4O2 का मोलर द्रव्यमान पहले हमें ये निकालना होगा। उसके बाद 2 नंबर पर C2H4O2 के मोल तो हमें ये मिला। फिर बेंजीन में का केजी में द्रव्यमान तो हमें ये मिला, है ना। फिर 4 नंबर पे C2H4O2 की मोलरता निकाली तो हमें ये आंसर हमें मिला। देखो C2H4 के मोल लिखने हैं, फिर बेंजीन का केजी में द्रव्यमान 25 ग्राम आया है, तो ये देख लीजिए। ये जो यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्रा, ये क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं थोड़े से, अपने आप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये जो पाठ्य पुस्तक की क्वेश्चन दी हुई ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको निकालना जरूरी होता है और इनके अलग 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 से वो फिर बाद में डाल दिए जाएंगे। इसके बाद आती है विलेयता। विलेयता जो हम विलेय पता पढ़ रहे हैं वो क्या है, तो देखिए किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। यह विलेय व विलय की प्रकृति तथा ताप व दाब पर भी निर्भर करती है। कारकों के प्रभाव का अध्ययन ठोस गैस द्रवों की विलेयता पर बातें करें। उसके बाद आती है ठोसों की दरों में विलेयता। प्रत्येक ठोस से दिए गए द्रव्य में नहीं घुलता है, जैसे सोडियम क्लोराइड व शर्करा जल में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि नेपथलीन और एंथ्रासीन नहीं घुलते हैं। दूसरी ओर नेपथलीन व एंथ्रासीन बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड व शर्करा नहीं घुलते। यह देखा गया है कि ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में सामान्यतः वेग विलय विलायक में घुल जाता है, यदि दोनों में अंतराण्विक की अंतरक्रिया समान कह सकते हैं, समान समान को बोलता है। जबकि एक ठोस विलय द्रव्य विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है। यह प्रक्रिया विलीनीकरण घुलना कहलाती है।
इसमें से विलयन में विलय की सांद्रता बढ़ने लगती है। उसी समय विलयन में से कुछ विलय के कारण ठोस विलय के कणों के साथ संघट कर विलयन में से अलग हो जाते हैं। यही क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। एक ऐसी ही स्थिति आती है जब दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है। इस परिस्थिति में विलयन में पाए जाने वाले विलय के कणों की संख्या विलयन में पट्टाकारी विलय के कणों की संख्या के बराबर होगी और गति समय की प्रावस्था पहुंच जाएगी। इस स्थिति में दिए गए ताप दाब विलयन में उपस्थित विलय की सांद्रता पर निर्भर करेंगे। विलय प्लस विलायक क्या बनता है? विलयन। जब गैस को द्रव्य विलायकों में घोला जाता है तब ही ऐसा ही होता है। इस प्रकार का विलयन जिसमें दिए गए ताप दाब और अधिक विलय नहीं घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त। जब गैस को द्रव्य विलायकों में घोलता है ऐसा ही होता है। इस प्रकार का विलयन जिसमें दिए गए ताप दाब अधिक विलय नहीं घोला जा सके उनको संतृप्त विलयन कहा जा सकता है। वह विलयन जिसमें उचित ताप दाब अतिरिक्त विलय के साथ घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जो बिना घुले विलय के साथ गति समय वह संतृप्त विलयन कहलाता है। इनमें इसमें विलय की दी गई मात्रा घुले विलय की अधिकतम मात्रा होती है। ऐसे विलयों में विलय की क्षमता उसकी विलयता कहलाती है। हम देख चुके हैं कि एक पदार्थ की में दूसरे पदार्थ की विलेयता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त दो अन्य कारक ताप व दाब भी इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ताप का प्रभाव। ठोसों की दरों में विलेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। द्वारा समय का अध्ययन करें। गति समय होने के कारण इसे ली सातेली नियम का पालन करना चाहिए। सामान्यतः यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी विलयन में ये होता है तो ताप बढ़ने पर विलयता बढ़नी चाहिए और यदि वह ऊष्माक्षेपी डेल एच कम हो 0 से तो कम विलयता कम होने से ऐसा प्रयोगात्मक रूप से में भी देखा जाता है। जैसे डेल एच 0 और डेल एच उष्मा शोषी ऊष्माक्षेपी। दाब का प्रभाव। ठोसों की द्रव्य में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस एवं द्रव्य अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। दाब परिवर्तन में सामान्यतः अप्रभावित रहते हैं। उसके बाद आती है गैसों की द्रव्यों में विलेयता। बहुत सी गैसें जल में घुल जाती हैं लेकिन ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन की यह घुली हुई मात्रा जलीय जीवन को जीवित रखती है। दूसरी ओर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। गैसों की द्रव्यों में विलेयता ताप एवं दाब द्वारा प्रभावित अधिक प्रभावित होती है। दाब बढ़ने पर गैसों की विलेयता बढ़ती जाती है। विलयन में के एक निकाय का पी दाब टी ताप पर अधीन करते हैं जिसका निचला भाग विलयन है और ऊपरी भाग है वो गैसीय है। कणों गैसीय मान लें कि यह निकाय गति समय अवस्था में है
अर्थात इन परिस्थितियों में गैसीय कणों के विलयन में जाने व उसमें से निकलने की गति समान है। अब गैस के कुछ आयतन को संपीड़ित कर विलयन पर दाब बढ़ाते हैं। इससे विलयन के ऊपर उपस्थित गैसीय कणों की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाएगी। गैसीय कणों की विलयन की सतह में प्रवेश करने के लिए इससे टकराने की दर भी बढ़ जाएगी। इससे गैस की विलेयता तब तक बढ़ेगी जब तक एक नया साम्य गति न हो जाए। अतः विलयन पर दाब बढ़ने से गैस की विलेयता है वो बढ़ती है। गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव। विलेय गैस की सांद्रता विलयन के ऊपर उपस्थित गैस पर लग जाए तो दाब के समानुपाती होती है। ये देखिए ये चित्र है, एक ये चित्र है, ये एक ग्राफ दिया हुआ है। ये देखिए साइक्लोहेक्सेन का HCl का मॉल ये आपको ये दिखाई सीधा स्ट्रेट ग्राफ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, HCl गैस की साइक्लोहेक्सेन में 293 केल्विन पर विलेयता के प्रायोगिक परिमाण है और रेखा का ढाल हेनरी स्टाइन के को व्यक्त करता है। तो ये देखिए हम सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता दाब के मध्य मात्रा व संबंध हेनरी ने दिया था। इस जिसे हेनरी नियम कहते हैं। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के किसी गैस द्रव्य में गैस के दाब के समानुपाती होती है। डोल्टन जो हेनरी के समकालीन था ने भी स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला कि किसी द्रव्य में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। यदि विलयन में गैस के मोल अंशों को उसकी विलेयता का माप माने तो यह कहा जा सकता है कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। सामान्य रूप से हेनरी नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प दाब अवस्था में आंशिक दाब की उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। P बराबर के एच एक्स इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर के एच है वो एक हेनरी स्थिरांक है और यदि हम गैस के आंशिक दाब व विलयन में गैस के मोल अंश के मध्य आलेख खींचे तो उसके बाद क्या होता है कि समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए के एच का मान भी भिन्न भिन्न होता है। और इससे निष्कर्ष निकलता है कि के एच का मान गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। समीकरण 2.11 से स्पष्ट यह है कि दिए गए दाब के एच का मान जितना अधिक होता है द्रव्य में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। देखें तो N2 MO2 दोनों के लिए ताप बढ़ने पर के एच का मान बढ़ता है और जिसका अर्थ है कि ताप बढ़ने पर इन गैसों की विलेयता घटती है और यही कारण है कि जलीय भी स्पीशीज में के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। ये देखिए कुछ दिए गए हैं एंड ये स्थिरांक के एच का मान दिया गया है। देखिए ये हीलियम गैस है हीलियम। ये देखिए हीलियम है 293 टेम्परेचर और ये इंजीनियर्स है S2 के लिए भी इतना ही N2 के लिए भी इतना ही है। देखिए ये देखिए ये देखिए ऑर्गन CO2 फॉर्मूला वाइनिल क्लोराइड के लिए भी
इसके बाद देखिए हम एक प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं। यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस के विलय होंगे। N2 का वाष्प दाब वो दिया गया है 293 केल्विन पर। N2 के लिए हेनरी नियम ज्ञात करना है, ये पूछा गया है। तो देखिए किसी गैस की विलेयता है वो जलीय विलयन में उसके मोल अंश से संबंधित होती है। विलयन में गैस के मोल अंश की गणना हेनरी नियम से की जा सकती है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि X नाइट्रोजन बराबर P नाइट्रोजन के H है ना, ये देखिए तो हम ये सूत्र ऐसे निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये सुन फिर क्या कह रहा है कि 1 लीटर जल में उसके उसके 55 मोल होते हैं। माना कि विलयन में NO2 की संख्या कितनी है, इतनी। तो X नाइट्रोजन निकाला तो भी क्या मिला, ये मिला। चूंकि हर में 55 की तुलना N का मान बहुत कम से छोड़ दिया गया तो N बराबर क्या है, ये तो ये क्या रखा गया N का, ये N हो गया, ये आयतन हो गया V और ये N मोल। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें 0.76 एम मोल। तो हेनरी नियम के उद्योगों में अनेक अनुप्रयोग भी हैं। जो कुछ अनुप्रयोग अपना में समझाता है कि इनमें कुछ ध्यान आकर्षित करने वाली इस प्रकार है, जिसमें सोडा जल शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा है कि गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। अधिक भारी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जब भी गोताखोरों सतह की ओर आते हैं तो भारी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। इसमें रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। यह केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है और एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देता है, जिसे बेंड्स कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होता है। बेड से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर टनों की गई वायु को भरा जाता है। 11.7% हीलियम, 52.2% नाइट्रोजन तथा 32.1% ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है कि अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब 27 स्थानों से कम होता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इस कारण आरोहक कमजोर हो जाते और स्पष्टतया सोच नहीं पाते। इन लक्षणों को एनोक्सिया कहते हैं। उसके बाद आता है ताप का प्रभाव। कि ताप के बढ़ने पर किसी गैस की द्रव्यों में विलेयता घट जाती है। घोले जाने पर गैस के अणु द्रव प्रावस्था में विलीन होकर उसमें उपस्थित होते हैं। अतः विलीनीकरण के प्रक्रम को संघनन के समक्ष समझा जा सकता है तथा इस प्रक्रम में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि विलीनीकरण की प्रक्रिया एक गति के समय की अवस्था में होती है। अतः इसे ली-सातिलिया का नियम भी का पालन करना चाहिए। चूंकि अघुलनशीलता एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रक्रिया के अतः दाब बढ़ने पर विलेयता घटनी चाहिए। ये देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। और ये क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत करने चाहिए, वे महत्वपूर्ण है, आरपी से पूछती है। उसके बाद क्या आता है, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। तो ये देखिए
जब भी विलय का कोई द्रव्य होता है तो द्रव्य विलयन बनते हैं। विलयन एक गैस द्रव्य ठोस हो सकता है। गैसों के द्रव्यों में विलयनों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। हम द्रव्यों और ठोसों के द्रव्यों में विलयनों का अध्ययन भी करेंगे। इस प्रकार के विलयनों में एक या अधिक अवयव वाष्पित हो सकते हैं। सामान्यतः द्रव्य विलायक वाष्पशील होते हैं। विलेय वाष्पशील भी हो भी सकते हैं और नहीं भी। हम यहाँ केवल द्विअंगी विलयनों के गुणों का अध्ययन करेंगे, अर्थात वे विलयन जिनमें दो अवयव होते हैं, यानी एक में द्रव्यों में विलयन, दूसरे में ठोसों का द्रव्यों में विलयन। उसके बाद देखिए द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। हम दो वाष्पशील द्रव्यों के द्विअंगी विलयन का अध्ययन करेंगे। वाष्पशील द्रव्यों के लिए द्विअंगी विलयन का अध्ययन करेंगे और इसके दोनों अवयवों में को 1 व 2 से अंकित करेंगे। एक बंद पात्र में लेने पर दोनों अवयव वाष्पीकृत होंगे तथा अंतः वाष्प प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि इस अवस्था में कुल दाब P कुल तथा अवयव 1 व 2 के आंशिक दाब क्रमशः P1 व P2 हैं। यह आंशिक दाब वाष्प दाब अवयव 1 व 2 के मूल अंश क्रमशः x1 x2 से संबंधित है। उसके बाद क्या कहा गया कि फ्रेंच रसायन के फ्रेंसियस मार्टे राउल्ट के इनके बीच एक मात्रात्मक संबंध दिया। यह संबंध राउल्ट नियम कहलाता है। इसके अनुसार वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। जिसमें पहला जो अवयव है उसके लिए क्या किया है कि P1 समानुपाती है x1 के, तो P1 बराबर P1 नोट ऊपर आ गया x1। यहाँ ये P1 नोट है शुद्ध घटक समान ताप पर वाष्प दाब है। और दूसरे घटक के लिए क्या आया ये, तो जहाँ P2 शुद्ध घटक है 2 के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। उसके बाद डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार क्या हुआ कि पात्र में विलयन अवस्था का कुल दाब P विलयनों के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। तो इसमें P1 व P2 होता है। फिर मान रखने के लिए ये समीकरण दी गई अक्ष पे नोट बनाना। फिर यहाँ पर क्या है कि ये कर दिया गया। फिर देखिए ये समीकरण हमें प्राप्त हुई और हम इसके क्या है निम्नलिखित परिणाम निकाल सकते हैं। और ये देखिए ये चित्र आपके सामने दिया गया है। ये देखिए एक्सपोनेंट मोल अंश है, ये वाष्प दाब है, ये टोटल दिया गया है, ये P1 है, ये P1 है जोड़ के, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्थिरता पर आदर्श विलयन के वाष्प दाब एवं मोल अंश का आलेख असतत रेखा एवं घटकों के आंशिक दाब को व्यक्त करती है। आलेख से देखा जाता है कि P1 व P2 क्रमशः x1 व x2 के समानुपाती होती हैं और थैल दाब कुल वाष्प दाब को दर्शाती है। इसमें से ये देखिए 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। दूसरा है किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 2 के मोल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। और तीसरा है शुद्ध अवयव 1 व 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। किसी विलयन के लिए P1 तथा अथवा P2 का x1 तथा x2 के विरुद्ध आलेख मतलब सरल रेखीय आलेख प्राप्त होता है।
जब x1 व x2 का मान 1 होता है तो रेखाएं क्रमशः P1 नोड व P2 नोड से होकर गुजरती हैं। इसी प्रकार P कुल का x2 के विरुद्ध आलेख भी रेखीय ही होता है। P कुल का न्यूनतम मान P1 नोड तथा अधिकतम मान P नोड पर यहाँ घटक 1 की तुलना में कम वाष्पशील है, इसलिए P1 नोट 1 कम होगा P नोट 2 से। P2 नोट विलयन के साथ समय में वाष्प प्रावस्था के संघटक का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से निर्धारित किया जा सकता है। यदि y1 y2 क्रमशः अवयव 1 व 2 के वाष्प अवस्था में मोल अंश हों तथा डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का उपयोग करने पर। उसके बाद आता है P1 बराबर y1 P कुल P2 बराबर y2 ये आता है। उसके बाद एक उदाहरण दिया गया है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 पर डाइक्लोरोमेथेन C2HCl को के वाष्प दाब क्रमशः इतने दे रखे हैं, तो हमें एक के लिए निकालना है, 2 के लिए निकालना है। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले तो इन दोनों का आप मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए, फिर आप इसके बाद दोनों के मोल निकाल लीजिए, फिर आप क्या करें कुल मोल निकाल लीजिए। कुल मोल निकालने के बाद आप एक्स ये जो X2 CH2 है इसके और ये इसके लिए निकाल लीजिए मोल अंश से। फिर आप कुल क्या करें P कुल, फिर आप ये समीकरण लागू कीजिए तो आपके पास ये मान है। फिर से मैं P व I कुल का उपयोग करते गैस प्रावस्थावियों के मोल अंश की गणना कर सकते हैं, जिसमें से देखिए PCH2Cl3 के लिए, PCHCl3 के लिए, और फिर हम वापस क्या करते हैं YCH2 के लिए और ये इसके लिए। चूँकि CH3 की तुलना में CH2 ज़्यादा वाष्पशील घटक है, तो इसके लिए ये और वाष्पशील अवस्था में अधिक CH2Cl2 है। तो क्या कहेंगे कि इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि समय अवस्था में वाष्प प्रावस्था में उस अवयव की ध्वनि होती है जो अधिक वाष्पशील होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति। तो देखिए राउल्ट नियम के अनुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का वाष्प दाब P बराबर XI PI नोट द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी द्रव्य में गैस के विलयन के प्रकरण में गैस के घटक इतना वाष्पशील है कि वह गैस रूप में ही रहता है तथा हम जानते हैं कि उसकी घुलनशीलता हेनरी नियम से निर्धारित होती है। इसके नियम के अनुसार P बराबर KH x। यदि हम राउल्ट के नियम व हेनरी नियम की तुलना करें तो देखा जा सकता है कि वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। केवल समानुपाती KH एवं P नोट में भिन्नता होती है। इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी नियम के एक विशेष स्थिति है। KH का मान PI नोट के बराबर हो जाता है। उसके बाद आता है ठोस पदार्थों का द्रव्यों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। तो देखिए विलयनों का एक अलग महत्वपूर्ण वर्ग द्रव्यों में घुले हुए ठोस पदार्थों का है। उदाहरण देखिए सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, शर्करा का जल में विलयन और आयोडीन गंधक जैसे ठोसों का कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फाइड में विलयन। इन विलयनों में कुछ भौतिक गुण विलायकों से बहुत अलग होते हैं। उदाहरण वाष्प दाब। हम कक्षा 12 के चैप्टर 5 पर किसी दिए गए ताप पर द्रव वाष्पित होता है तथा साम्य अवस्था पर द्रव्य की वाष्प का द्रव प्रावस्था पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब
कहलाता है। शुद्ध द्रव्यों की सारी सतह द्रव्य के अणुओं द्वारा घिरी रहती हैं। यदि किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलय डालकर विलयन बनाया जाए तो इस विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण ही होता है। दिए गए वाष्प ताप पर विलयन का यह वाष्प दाब शुद्ध वाष्प विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन की सतह पर विलय एवं विलायक दोनों अणु उपस्थित रहते हैं, अतः सतह का विलायक के अणुओं से घिरा भाग कम रह गया है। इसके कारण सतह छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या भी तदनुसार घट जाती है, अतः विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। तो ये देखिए, विलय के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर नहीं। हम उदाहरण देखेंगे। 1 किलोग्राम केजी जल में 1.0 मोल सुक्रोज मिलाने पर जल के वाष्प दाब में कमी लगभग वही होती है जो कि 1 जो यूरिया को जल की उसी मात्रा में ताप में मिलाने पर होती है। राउल्ट नियम के अनुसार सामान्यतः इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। किसी विलयन के वाष्प प्रतिवाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब हम द्विअंगी विलयन में विलायक 1 को विलय 2 से व्यक्त करते हैं। जब विलय अवाष्पशील होता है तो केवल विलायक अणु ही वाष्प अवस्था में होते हैं, अतः वाष्प दाब का कारण होता है। यदि Pi विलायक का वाष्प दाब अथवा x1 इसका मोल अंश हो एवं P1 इसकी शुद्ध अवस्था का वाष्प हो तो राउल्ट नियम के अनुसार P1 समानुपाती x के P1 बराबर x1 नोट P1 नोट होता है। ये आपके पास दो हो गए। एक तो शुद्ध विलय का दिया गया है, 1 मोल विलायक 1 मोल विलायक विलय। तो क्या कहा, विलायक में विलय की उपस्थिति के फलस्वरूप विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है। तो विलायक के अणुओं की उसकी सतह से वाष्पन। दूसरा है विलयन में विलय के कणों से दर्शाया गया, यह सतह का कुछ भाग घेरते हैं। उसके बाद देखिए, समानुपाती स्थिरांक शुद्ध विलय के वाष्प दाब P1 के बराबर होता है। विलय के मूल वाष्प दाब एवं मोल अंश पर भाज के मध्य खींचा गया आलेख है। ये शुद्ध विलय का वाष्प दाब है और ये विलय का मोल अंश है। विलय ये सीधी स्ट्रेट लाइन मिल रही है। देखिए क्या कहा गया है इसने कि यदि कोई विलयन सभी सांद्रणों के लिए राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उसका वाष्प दाब एक सरल रेखा में शून्य से शुद्ध विलय के वाष्प दाब तक बढ़ता जाता है। उसके बाद देखिए आते हैं आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन। उसके बाद हम पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आदर्श विलयन। ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा है, आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा ही गलत है, तो इनकी स्थिति देखनी है, याद करना है। तो देखिए, द्रव्य विलयनों को राउल्ट के नियम के अनुसार आदर्श अनादर्श विलयनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद जो पढ़ा, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन के दो अन्य मुख्य गुण भी होते हैं। मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का एंथैल्पी परिवर्तन व आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, यानी डेल एच 0 और डेल भी 0 होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह होता है कि अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं होता है। इसके अतिरिक्त विलयन का आयतन भी दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। आणविक स्तर पर विलयनों के आदर्श व्यवहार को अवयव ए व बी के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। शुद्ध अवयवों के अंतरा आणविक आकर्षण अनोन्य क्रिया ए व बी प्रकार की होती है, जबकि द्विअंगी विलयनों में
इन दोनों अन्योन्य क्रिया है वो ए बी बी के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल ए बी के समान हो तो यह आदर्श विलयन बनाता है। उसके बाद एक पूर्ण रूपेण आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन कुछ विलयन व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं, जैसे एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन तथा बेंजीन टोलुएन आदि विलयन इस वर्ग में आते हैं और यह उदाहरण पूछा जाता है। उसके बाद आता है अनादर्श विलयन। जब कोई विलयन सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो वह अनादर्श विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्राकृत किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम। यदि वह अधिक होता है तो यह विलयन राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन दर्शाता है, और अगर कम होता है तो यह ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इसे विलयनों के वाष्प दाब का मोल अंश के सापेक्ष चित्र दर्शाया गया है। ये देखिए आपके पास सामने ये चित्र है, ये देखिए, और और एक ये दिखाया गया है। क्या है, देखिए, द्विघटकीय निकाय का वाष्प दाब व उनके संगठन के कारक के रूप में होता है। पहला जो है वो राउल्ट के धनात्मक का विचलन दर्शाने वाला है, और जबकि ख में जो दिखाया ये ऋणात्मक विचलन को दर्शाने वाला है। ये देखिए, ये ऋणात्मक विचलन को दर्शाएगा, ये धनात्मक को। अब हम यहाँ पढ़ेंगे। इन विचलनों का कारण आंशिक स्तर पर अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति में स्थित है। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन की स्थिति में ए बी अन्योन्य क्रिया ए अथवा बी के बीच जो क्रिया की तुलना में कमजोर होती है। इस स्थिति में विलय विलायक अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल विलय और विलय विलायक अणुओं की तुलना में कमजोर होते हैं। इसका मतलब इस प्रकार के विलयनों में से ए तथा बी के अणु अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शुद्ध वाष्प से अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है, जिसे हम धनात्मक विचलन कहते हैं। और इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण और शुद्ध एथेनॉल में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध होते हैं, और एसीटोन मिलाने पर इसके अणु में बीज आ जाते हैं, जिसके कारण अतिथि अणुओं के बीच में स्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, और अंतराण्विक बल कमजोर होने के कारण राउल्ट नियम के से धनात्मक विचलन होता है। कार्बन डाइऑक्सल्फाइड को एसीटोन में मिलाने पर बने विलयन में विलय विलायक अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय अन्योन्य विलय और विलायक विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया कमजोर होती है, तो ये भी क्या धनात्मक विचलन ही दर्शाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऋणात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की स्थिति में ए व बी के मध्य बी के मध्य कमजोर हो जाता है, फलस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः इसको क्या करेंगे, ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। फिनोल, देखिए, फिनोल एनिलॉन का मिश्रण एक इसका उदाहरण है। फिनोलिक इस प्रोटॉन व एनिलॉन में नाइट्रोजन अणु के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध से तुलना में मजबूत होता है। और क्लोरोफॉर्म एसीटोन का मिश्रण भी ऐसा विलयन है जो ऋणात्मक दिखाता है। क्लोरोफॉर्म अणु का एसीटोन अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध। ये देखिए आप, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मध्य हाइड्रोजन बंध। ये एसीटोन अणु है और ये क्लोरोफॉर्म है, और ये हाइड्रोजन बंध दिखा रहा है।
इसके कारण प्रत्येक घटक के अणुओं की पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है तथा राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन होता है। कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिरक्रमाती बनाते हैं, जो ऐसे द्विघटीय मिश्रण हैं जिनका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होता है तथा यह एक स्थिर दाब पर उबलते हैं। ऐसे प्रकरणों में घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। स्थिरक्रमाती दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें न्यूनतम स्थिरक्रमाती कहते हैं या अधिकतर स्थिरक्रमाती स्थिर कहते हैं। विलयन जो एक निश्चित संगठन या राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, न्यूनतम स्थिरक्रमाती बनाते हैं। उदाहरण शर्कराओं के किण्वन से प्राप्त एथेनॉल का एवं जल का मिश्रण प्रभाजी आसवन द्वारा जो विलयन देता है, उसमें आयतन के आधार पर लगभग 95% तक एथेनॉल होती है। एक यह संगठन प्राप्त लेते हैं जो स्थिरक्रमाती संगठन द्रव व वाष्प के समान होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, एक विशेष संगठन पर आणविक अकवंत आदि स्थिरक्रमाती बनाते हैं। नाइट्रिक अम्ल व जल का मिश्रण एक प्रकार का स्थिरक्रमाती का उदाहरण है। स्थिरक्रमाती के संगठन में लगभग 68% नाइट्रिक अम्ल व 32% जल द्रव्यमान होता है, जिसका खौफनाक 393.5 होता है। यह आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसको आपको निकालना है। उसके बाद आता है अणुसंख्यीय गुणधर्म और आणविक गुणधर्म। अणुसंख्या और आणविक द्रव्यमान की गणना। ये देखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं जब एक अवाष्प फिर विलय
विलय विलायक में डाला जाता है तो विलयन का वाष्प घटता है। तो क्या होता है विलयन का वाष्प दाब घटता है। विलयन के कई गुण वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। वे विलय के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और विलयन में हिमा का अवनमन, विलय के कल्पना का उन्नयन और विलयन का प्राशन दाब, ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल गुणों की संख्या विलय की कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय के कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुणों को अणुसंख्यक गुण धर्म कहते हैं। अणुसंख्य लैटिन भाषा में जिसमें को का अर्थ एक का अर्थ अवंतित है। निम्नलिखित घटकों में हम एक एक करके अणुओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। किसी विलय का विलयन में वो शुद्ध वाष्प विलयन वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट नियम से सिद्ध किया कि वाष्प दाब का अवजन केवल कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं करता। और विलयन के वाष्प दाब है विलय के वाष्प दाब मोलन से संबंध स्थापित करता है। यह आपके सामने विलय के वाष्प दाब से दाब में अवनमन डेल P1 को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। डेल P1 व P1 नोट P1 बराबर P1 जीरो, ये P1 जीरो मतलब 1 माइनस x1 ये हमें ज्ञात है। ये देखिए डेल P1। जब किसी विलयन में कई अवाष्पीय विलय होते हैं और उसके वाष्प दाब का अवनमन विलय के मोल अंश के ऊपर निर्भर करता है। तो ये सूत्र देख लीजिए आप। डेल P1 बटा P01 बराबर P1 जीरो से P1 बटा P1 बराबर x2। पहले भी बता चुके हैं कि समीकरण में बाईं ओर लिखा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है तथा इसका मान विलय के मोल अंश के बराबर होता है। उसके बाद ये सूत्र देखिए, ये आपके x2 बराबर n2 n1 बटा n2 है। यदि n1 n2 एक क्रमशः विलय में उपस्थित विलयक और विलय के मोलों की संख्या है तो हम तनु विलयनों के लिए यह मान लेंगे। उसके बाद देखिए ये आएगा। उसके बाद ये तो ये रहेगा, ये वाला देखिए, ठीक है। यहाँ W1 W2 M1 विलय विलय की मात्रा और मोलर द्रव्यमान है। उपस्थित सभी मात्राएं ज्ञात होने पर विलय के मोलर द्रव्यमान M2 को लिखित किया जाता है। ये आप देखिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, किसी ताप पर शुद्ध व्यंजन का वाष्प दाब आपको इतना दे रखा है 0.5 है। वास्तविक विद्युत अपघटित को इतने ग्राम बेंजीन में घोला गया है। अब आपको प्राप्त क्या करना है, प्राप्त विलयन का वास्तव इतना है तो आपको ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। आपको ये जो मान है ये दिए गए हैं, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, ये आपको दिया गया है एक भाग, ये आपको इधर दिया गया है, ठीक है। अब आपको मान कितना मिला है, M2 170 ग्राम बोलते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ये सूत्र लगा है, ये यहाँ पर देखिए, ये वाला सूत्र है ना, ये यहाँ पर लगा है, ये देख लीजिए। कैसे देखिए, सूत्र क्या है,
P10 P1 बट्टा P1 नोट बराबर W2 गुना M2 बट्टा M2 गुना W। उसके बाद आता है क्वथनांक का यूनियन। ये देखिए, द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। यह उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उदाहरण के लिए जल का 373.15 केल्विन 100 डिग्री पर उबलता है, क्योंकि इस ताप पर जल का वाष्प दाब 1.013 बार एक वायुमंडलीय है। वाष्पशील विलय की उपस्थिति में विलय का वाष्प दाब कम हो जाता है। शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब का ताप के साथ परिवर्तन भी दिखता है। उदाहरण के लिए सुक्रोज को दलीय विलयन का वाष्प दाब 373.15 केल्विन पर 1.013 बार से कम है। इस विलयन को बढ़ाने के लिए ताप में तो शुद्ध विलायक के जल के कपनाओं से अधिक बढ़ाकर विलयन का वाष्प दाब आपको ये इतना बढ़ाना पड़ेगा। अतः किसी विलयन का कल्पनांक शुद्ध विलायक जिसमें विलयन बनाया गया है तो कल्पनांक से हमेशा अधिक होगा। ये देखिए, आपके सामने एक चित्र दिया गया है। ये विलायक का कल्पनांक है, ये विलयन का कल्पनांक है। तो ये देखिए, विलयन का वाष्प दाब वक्र शुद्ध जल के वाष्प दाब के वक्र के पीछे दर्शाता है। क्या कहता है? टीबी विलयन में टीबी विलयन में विलायक के कल्पनांक का उन्नयन। वाष्प दाब के अवनमन के समान ही कल्पनांक को उन्नयन भी विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं। एक मोल सुक्रोज को 1000 ग्राम जल में विलयन वायुमंडलीय दाब 373.52 केल्विन पर उबलता है। उसके बाद आप देखिए, यदि टीबी नॉट कुल विलय का कल्पनांक और टीबी विलयन का कल्पनांक है तो क्या होगा? ये कहा जाता है डेल टीबी बराबर टीबी नॉट। प्रयोग में दर्शाते हैं कि यदि तनु विलयन में कल्पनांक का उन्नयन टीबी विलयन में विलय की मोलर संख्या के समानुपाती होता है, तो विलयन के समानुपाती होता है। ये सूत्र है। अब देखिए, यदि एम ए के विलायक में विलीन विलेय के मोलर की संख्या के भी कल्पनांक उन्नयन स्थिरांक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। और केबी की इकाई है वो केजी मोल इनवर्स होती है। कुछ प्रचलित विलय को केबी का मान सामने दिया है। यदि देखिए, यदि M2 मोलर द्रव्यमान वाले विलय के W2 ग्राम W1 विलायक में उपस्थित हो तो विलयन के मोलरता M द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए, ये एक सूत्र है। मोलरता के लिए डेल टीबी बराबर टीबी गुना 1000 गुना W2 बटा M2 गुना W1। M2 बराबर क्या होता है? 1000 गुना W2 गुना केबी बटा डेल केबी बराबर गुना W1। अतः विलय के मोलर द्रव्यमान M2 का द्रव्यमान निकालने के लिए उस विलय की एक ज्ञात मात्रा को ऐसे विलय की मात्रा में विलीन करके डेल टीपी का मान प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए टीपी का मान ज्ञात है। ये आपके सामने वापस से आया। एक सोच पेन बर्तन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 ग्राम जल में घोला गया। उसके बाद इतना तापमान निकलेगा। उसके बाद जल के लिए केबी का मान इतना दिया गया। सबसे पहले तो देखो,
ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालनी है। उसके बाद विलय की किलोग्राम मात्रा 1 किलो दी गई है। ग्लूकोज के विलयन की मात्रा 0 इतनी दे रखी है। अब हमें जल में क्वथनांक में परिवर्तन निकालना है। क्वथनांक क्या निकालोगे? ए टी बी बराबर के बी गुना एम। तो ये हमें ये मिला, क्योंकि वहां पर जल इतना उबलता है, अतः विलयन का क्वथनांक इसमें आप तापमान जोड़ लो, तो हमें क्या मिलेगा ये। उसके बाद एक बेंजीन का क्वथनांक इतना दे रखा है, 1.80 ग्राम है। वास्तविक विलय को 90 ग्राम बेंजीन में डालने पर ये मिलता है। उसके बाद विलय की गणना करनी है। बेंजीन के लिए केबी का मान ये दे रखा है। सबसे पहले क्वथनांक का उन्हें निकालना आपको। उसके बाद यह आपको एम को निकालना है, एम से। उसके बाद विलय का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। इसके बाद आता है हिमांक अवनमन। विलयन दाब में कमी के कारण शुद्ध विलय की तुलना में विलयन के हिमांक का अवनमन होता है। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के हिमांक पर ठोस प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था गतिज समय में रहती है। अतः किसी पदार्थ के हिमांक बिंदु को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वह ताप जिस पर अवस्था का वास्ताव उसके ठोस अवस्था के वास्ताव के बराबर होता है। एक विलयन का तभी विमिक्रण होता है जब उसका वास्ताव शुद्ध ठोस विलय के वास्ताव के बराबर हो जाए। राउथ नियम के अनुसार जब एक वाष्प तेल ठोस विलायक में डाला जाता है तो विलायक का वाष्प कम हो जाता है और अब उसका वाष्प ठोस विलायक के वाष्प के बराबर कुछ कम ताप पर होता है, इसलिए विलय का शुद्ध हिमांक घट जाता है। ये देखिए, माना कि टी एफ शुद्ध विलय का हिमांक बिंदु है। अब एस वाष्प फिर विलय में घुला है, उसका टी एफ है हिमांक में कभी कभी के बराबर होता है। ये देखिए, ये ग्राफ है वास्तव में द्रव्य विलय विलयन, ये हिमांक विलयन है। तो क्या कहे हैं कि विलयन में विलय के हिमांक का अवनमन दर्शाने वाला आरेख। ये देखिए, क्वथनांक में के उन्नयन के समान तनु विलयन आदर्श विलयन का हिमांक तभी विलयन समानुपाती होता है। डेल टी एफ समानुपाती एम इसके बराबर होता है। देखिए, समानुपाती ए एफ को जो विलय की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो हिमांक का अवनमन मोलर स्कोपिक इस तरह कहते हैं। यह एफ है, इसकी इकाई के जी मोल इनवर्स होती है। ये देखिए, यदि डब्ल्यू 2 ग्राम विलय इसका मूल्यवान इतना है तो क्या है, W1 ग्राम उपस्थित विलय के हिमांक डेल टी एफ एवन पर है तो मूलतः विलय की मूलतः इतनी दर्शाई गई है। ये एम बराबर डब्ल्यू बटा एन टू बटा एन W1 मूलतः का मान रखने पर। ये देखिए, फॉर्मूला याद रखना है। ये देखिए, जब हमें M2 ज्ञात करना हो, जब हमें डेल टी एफ ज्ञात करना हो तब विलय का मूलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें W1 W2 के साथ मूलर का के एफ का मान भी ज्ञात होना चाहिए। के एफ एवं के बी के मान जो विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। देखिए, के एफ आर गुना एम गुना टी एफ गुना डेल गलन एफ। ये भी देखिए, ये बी, ये हम आर गुना एम गुना टी ये भी याद कर सकते हैं।
यहाँ आर और एम पर गैस तरंगे विलय का मतलब द्रव्यमान होती है तथा टीबी चेरी में शुद्ध विलय के क्रम से हिमांक एक अल्पनांक है। उसी प्रकार डेल गलन डेल एच गलन एच तथा डेल वाष्पन एच विलय के गलन एवं वाष्प एंथैल्पी में परिवर्तन है। ये देखिए मोलर कल्पनांक उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर हिमांक स्थिरांक जल के लिए ये दिया गया है। तो खासकर ये इकाई याद करनी है, पूछा जाता है। ये देखिए डायरेक्ट ये सारणी से है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, डाटा पूछे जा रहे हैं। जल के लिए क्या है, इथेनॉल के लिए साइक्लोहेक्सेन बेंजीन के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के कार्बन के इथेराइड के लिए महत्वपूर्ण पूछा जाता है। एक 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल दिया गया है और 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना पूछी है। तो देखिए सबसे पहले क्या एथिलीन ग्लाइकोल के विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो एथिलीन ग्लाइकोल की मोलरता ये है, मोल ये, जल का केजी में द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो ये। फिर एथेनॉल ग्लाइकोल की मोलरता ज्ञात करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। फिर हिमांक में अवनमन ये मिला। फिर जलीय हिमांक की में से ये घटा दिया गया देखिए, तो हमें ये प्राप्त मिला। एक विद्युत अपघट्य के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 के की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थान इतना दिया गया है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, हमें M2 ज्ञात करना है। प्रतिक्रिया का बताया था ना सूत्र क्या, तो विलय का मोलर द्रव्यमान इस तरह ज्ञात करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं प्रासरण एवं प्रासरण दाब। ये देखिए पाई बराबर एच रो जी वे मिलाए गए विलयन है पारगम्य झिल्ली विलय के प्राशन दाब के कारण थीसेल फनल में विलयन का स्तर बढ़ जाता है। हम प्रकृति अथवा घर में कई परिघटनाओं को देखते हैं। उदाहरण कच्चे आमों का अचार डालने के लिए नमकीन जल में भिगोने पर वे संकुचित हो जाता है। मुरझाए फूल ताज़ा पानी में डालने पर ताजे उड़ उठते हैं। नमकीन जल में रखने पर उद्भिद कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं आदि। इन घटनाओं में एक बात समझ से दिखाई देती है, यह कि ये सभी पदार्थ झिल्लियों में परिबद्ध हैं और झिल्लियां जब जंतु या वनस्पति मूल की हो सकती हैं अथवा सेलोफेन की तरह संश्लेष प्रकृति की होती हैं। ये झिल्लियां सतत शीट या फिल्म प्रतीत होती हैं। इनमें अति सूक्ष्मदर्शी छिद्रों या रंध्रों का एक नेटवर्क होता है। कुछ विलायक जैसे जल अणु छिद्रों में गुजर सकते हैं, परंतु विलय के बड़े अणुओं का गमन बाधित होता है। इस प्रकार के गुणों वाली झिल्लियां अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। एसपीएम मान लीजिए केवल विलायक के अणु ही अर्धपारगम्य झिल्लियों में से निकल जा सकते हैं। यह झिल्ली विलायक एवं विलयन में मध्य रखती जाए तो विलायक के अणु इस पर झिल्ली में से निकलकर विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे और विलय के प्रवाह का यह प्रक्रम प्रासरण कहलाता है। ये देखिए यह साम्य अवस्था में प्राप्त होने तक प्रवाह सतत बना रहता है। झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर का प्रवाह
विलयन पर अतिरिक्त दाब लगा कर रोका जा सकता है। यह दाब जो विलय के प्रवाह को मात्रा रोकता है प्राथमिक दाब कहलाता है। अपवारगामी झिल्ली में से विलय का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह है। प्रवाह है प्रासरण के कारण होता है। यह बिंदु ध्यान रखने योग्य है। विलय के अणु हमेशा विलयन की निम्न सांद्रता में से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं। प्रासरण दाब का विलयन की सांद्रता पर निर्भर होना पाया गया है। एक विलयन का प्रासरण दाब यह अतिरिक्त दाब है जो प्रासरण को रोकने विलय के अणुओं को एक अपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाना चाहिए। समझाया कि प्रासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जो कि विलय की अणुसंख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, न कि प्रकृति पर। तनु विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर पाया गया कि प्रासरण दाब के दिए गए ताप T पर मूलतः C के समानुपाती होता है। इसलिए इनका सूत्र क्या आता है, पाई बराबर C/RT। ये प्रासरण दाब है, ये गैस पाई बराबर N2V बट्टा RT ये भी होता है। यहाँ विलय भी है, N2 मोलों की संख्या रखने वाले विलयन का आयतन लीटर में। यदि N2 मोलर द्रव्यमान का W2 ग्राम विलय विलयन में उपस्थित हो तो हम N2 ये देखिए N2 बराबर W बटा M2, ये पाई V बराबर W2RT बटा M2 और M2 बराबर W2RT बटा पाई V लिख सकते हैं। ये देखिए विलय द्रव्यमान को विपरीत किया जाता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये उदाहरण है। विलय के मूल्य द्रव्यमान ज्ञात करने के अन्य विधि प्राचीन दाब का मापन है। यह विधि प्रोटीन और बहुलकों एवं अन्य गैर मूल्य द्रव्यमान ज्ञात करने की प्रत्येक विधि है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार। प्राचीन दाब विधि दाब मापन की अन्य विधियों से अधिक उपयोगी है क्योंकि प्राचीन दाब मापन कमरे के ताप पर होता है। प्राचीन दाब विधि ये मूलतः के स्थान पर विलयन की मूलतः उपयोग में ली जाती है। अन्य अणुसंख्या गुणों की तुलना में तनु विलयनों के लिए इसका परिमाण अधिक होता है। विलयनों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के प्राचीन दाब तकनीक विशेष रूप से जैव अणुओं के लिए उपयोगी है जो उच्चतम ताप सामान्यतः स्थायी नहीं होते हैं। एक बहुलकों के लिए भी उनकी विलेयता कम हो जाती है। दिए गए दाब पर समान प्राचीन दाब वाले दो विलयनों संप्राश्री विलयन कहलाते हैं। जब ऐसे विलयन अपारगम्य झिल्ली द्वारा पता किए जाते हैं तो उनके मध्य प्रासरण नहीं होता। उदाहरण रुधिर कोशिका में स्थित दैर्ध्य का प्राचीन दाब 0.9% द्रव्यमान आयतन सोडियम क्लोराइड जिसे सामान्य लवण विलयन कहते हैं के तुल्यांक होता है एवं इसे अंतःशिरा में अंतःक्षेपित इंजेक्ट करना सुरक्षित रहता है। दूसरी ओर यदि हम कोशिकाओं को 0.9% द्रव्यमान आयतन से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दे तो जल कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाएगा और वे संकुचित हो जाएंगी। इसी प्रकार के विलयन को अतिप्रासी कहा जाता है। और यदि लवण की सांद्रता 0.9% द्रव्यमान आयतन से कम हो तो जल कोशिका में अंदर प्रवाहित होता है तो वह फूल जाएगी जिसे अल्ट्रासरी विलयन कहते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल आता है।
न्यूमेरिकल की बात करें तो देखिए एक प्रोटीन के 200 दिया गया है। 1.26 प्रोटीन 300 केल्विन ताप प्राथमिक दाब इतना दिया गया है। तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का ज्ञात करना है। तो देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए पहले तो उन राशियों को लिख ली जाए जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। उसके बाद हमें पूछा क्या गया है वो लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या पूछा गया है वो लिख लेना है। फिर अपने माइंड में उस उत्तर को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उस उत्तर में जो कुछ दी गई है वो राशि रख देनी, जो नहीं जो पूछा गया है उसको साइड में रख लेना और फिर हमें ज्ञात करना है। इस खंड के प्रारंभ में उल्लेखित सभी घटनाओं को प्रासंगिक के आधार पर समझाया जा सकता है। अचार बनाने के लिए सांद्र लवणीय विलयन में रखा गया कच्चा आम पराश्रम के कारण जल का क्षरण कर देता है, एवं संकुचित हो जाता है। मुझे जो फूल है ताजा जल में रखने पर पुनः ताजे हो उठते हैं। वातावरण में जल ह्रास के कारण लचीली हो चुकी गाजर जल में रखकर पुनः उसी अवस्था में प्राप्त की जा सकती है। और परासरण के कारण जल इनके अंदर चला जाती है। यदि रुधिर को शिवाओं को 0.9 द्रव्यमान आयतन से कम लवण वाली जल में रखा जाए तो परासरण का कारण जल के हादसे में से ये निपात हो जाती है। जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीन भोजन लेते हैं उत्तकोशिका और अंतरकोशिका जल शोषण महसूस करते हैं। इसके परिणाम शरीर को होने वाली स्थूलता या सूजन को स्ट्रोक कहते हैं। जल द्वारा मृदा में पौधों की जड़ों और फिर पौधों के ऊपर के हिस्सों में पहुंचना आंशिक रूप से परासरण के कारण ही होता है। मांस मांस में लवण मिलाकर संरक्षण, फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षण बैक्टीरिया की क्रिया को रोकता है। परासरण के कारण नमक युक्त मांस एवं मिश्री में पाके गए फल पर स्थित बैक्टीरिया जलहास के कारण संकुचित होकर मर जाता है। उसके बाद आती है प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन। विलयन पर यदि परासरण से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात शुद्ध विलायक अब अपारगम में झिल्ली के माध्यम से विलयन में पारगमन करता है। यह घटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है। यह व्यावहारिक रूप से बहुत उपयोगी है। प्रतिलोम परासरण का उपयोगी समुद्री जल के विलवणीकरण में भी किया जाता है। ये देखिए आपके सामने चित्र है। पिस्टन तो जल लवणीकरण जल निकास एस्टिंग। जब जल विलयन परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो प्रतिलोम परासरण होता है। जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो शुद्ध जल एस्पार्गम में झिल्ली के माध्यम से समुद्री जल में से निष्कासित हो जाता है। तो इस उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार की बहुलकीय झिल्ली उपलब्ध है। प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए उपयुक्त झिल्ली सेलुलोज एसीटेट की फिल्म से बनी होती है और उपयुक्त आधार पर रखा जाता है। सेलुलोज एसीटेट जल के लिए पारगम्य है परंतु समुद्री जल में उपस्थित एसिडिक आयनों के लिए अपारगम्य है। आज में बहुत से देश अपनी पेयजल की आवश्यकता के लिए विलवणीकरण संयंत्रों का उपयोग करते हैं। ये देखिए किस क्वेश्चन है तो आपको करने ही है, पूछे जाते हैं। उसके बाद आती है असामान्य मोलर द्रव्यमान।
आयनीय के पदार्थ जल में घुलने पर धनात्मक ऋणायनों में विभाजित हो जाते हैं। उदाहरण है, यदि हम 1 मोल KCl 2.5 के ग्राम को जल में विलीन करें तो हम विलयन में K प्लस तथा MCl में आयनों में प्रत्येक के 1 मोल के मुक्त होने की अपेक्षा करते हैं। यदि ऐसा होता है तो विलयन में विलय के कणों के 2 मोल होंगे। यदि हम अंतर आयनीय आकर्षणों की अपेक्षा करें तो यह आशा की जाती है कि 1 ग्राम जल में KCl का 1 मोल घटनाओं को 2 गुना 0.52 के में बढ़ा देगा। यदि हम विजन की मात्रा के बारे में न जानते तो हम परिणाम तक पहुंचेंगे। 2 मोल कणों का द्रव्यमान 74.5 ग्राम है और 1 ग्राम KCl का द्रव्यमान 37.25 ग्राम होगा। प्रकट यह नियम प्रकट होता है कि जब विलय का आयनों में वियोजन होता है तो प्रायोगिक तौर पर इन विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसमें कौन कौन है। मोलर द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान से हमेशा कम होता है। उदाहरण लेते हैं कि बेंजीन में एथेनिक अम्ल के अणुओं का एसिटिक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण द्वितीयक हो जाता है। ऐसा सामान्यतः नील पेराविधान से विलायकों में होता है। इस प्रकरण में द्वितीयक के कारण कणों की संख्या घट जाती है और अणुओं में सगुना हो जाता है। ये देखिए, यहाँ बेशक कहा जाता है कि यदि बेंजीन में एथेनिक अम्ल के समस्त अणु संगुणित होते हैं तो एथेनिक अम्ल का डेल T3 या डेल TF सामान्य मान से आधा होगा। इस डेल TB या डेल TF के आधार पर प्रकृत मोलर द्रव्यमान अनुमानित मान का 2 गुना होगा। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य की तुलना में निम्न या उच्च होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। वियोजन एवं संयोजन की सीमा के निर्धारण के लिए एक गुणांक जिसे वांठा गुणांक कहा जाता है। ये देखिए, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। यहाँ असामान्य मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया जाता है। मोलर द्रव्यमान तथा अणु संख्या गुण धर्मों का परिकलन अवास्तविक विलय न तो संरक्षित होता है और न ही वियोजित। गुणन की स्थिति में I का मान 1 से कम जबकि वियोजन में यह 1 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए जलीय KCl के लिए I का मान 2 के नजदीक है। बेंजीन में एथेनिक अम्ल के लिए लगभग 0.5 होता है। वांठा गुणांक के शामिल अणु के गुण धर्म के लिए निम्नानुसार संयोजित किए जाते हैं। यह है विलय के वास्तव में अपेक्षित अवनमन। यह है क्वथनांक में तुल्यन। यह है सीमांक में अवनमन। तो हमें प्राशन दाब क्या मिला? पाई बराबर IN2RT बट्टा V। बहुत सारे प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए I के मान दर्शाए गए हैं। KCl NaCl MgSO4 के लिए विलयन बहुत कम होता है। I का मान इन 2 के नजदीक होता है इनका। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जैसे कि अपेक्षा है K2SO4 के I का मान 3 के नजदीक होता है। ये देखिए, NaCl है उसका मान 2 के नजदीक, KCl का 2 के, MgSO4 का 2 के, K2SO4 का 3 के। महत्वपूर्ण है, रख लेना। उसके बाद न्यूमेरिकल आता है। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 100.62 केल्विन का अवनमन होता है।
बेंजीन के लिए मोलर अवनम स्थिरांक 4 पॉइंट इतना दे रखा है। यदि विलयन में द्वितीय बनाना है तो अम्ल का सहगुणन कितने प्रतिशत होगा। देखो हमने W2 देख लिया, ये F हमने निकाल लिया, इसकी देखो ये हाल। इसके बाद हमने W निकाल लिया, डेल टी एफ निकाल लिया, ठीक है। अब हम इस समीकरण में मान रखेंगे दो, ये 1, तो फिर हमें ये मिला। अब बेंजीन अम्ल का प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान कितना हमें मिला, ये मिला। अब क्या कह रहे हैं, हमने कि निम्नलिखित समस्या पर विचार करेंगे, तो हमें ये मिली। यदि विलयन के सहगुण की मात्रा को x द्वारा दिखा दे तो समय व्यवस्था पर सहगुणित बेंजोइक अम्ल के अणुओं की मात्रा 1 - x मोल होगी, अतः बेंजोइक अम्ल के सहगुणित अणुओं के x/2 मोल होंगे। इस प्रकार समय अवस्था पर कणों के मोलों की कुल संख्या कितनी होगी, तो हमें ये प्राप्त होगी। समय अवस्था पर कणों के मोलों की संख्या यह वान हाफ गुणांक के बराबर होती है, और वान हाफ गुणांक क्या होता है, I बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य इतना है और असामान्य ये है, तो H2 बराबर क्या होगा, ये इसमें से घटाना पड़ेगा। तो हमें मिला, तो हमें कितना मिला ये। इसके बाद हमें क्या कर देना है, इनसे गुणा कर देना है, तब हमें मिलेगा ये। तो बेंजीन में सहगुणन की कितनी प्रतिशत है, 9.2%। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है कि 1.6 ग्राम एम घनत्व वाले एसिटिक अम्ल को 0.6 ml को 1 लीटर जल में घोला गया। ml की सांद्रता ml की इस सांद्रता के लिए हिमांक में एनोमल कितना है, इतना अपेक्षित किया गया है। अम्ल के लिए 1/2 गुणांक विद्युत का स्थिरांक कितना होगा, ये देखिए। एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें क्या मिला, ये मिला n बराबर। उसके बाद हम जाएंगे मोलरता पर, 0.6 मोल 1000 ml गुना ये निकाला, तब हमें ये मिलेगा। उसके बाद हमें डेल टी एफ दे रखा है, तो डेल टी एफ में क्या किया हमने, 1.86, ये मोलरता हो ही गई। उसके बाद ये सूत्र देखिए, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपकथ्य है, यह प्रति अणु एसिटिक हाइड्रोजन में विभाजित होगा। यदि एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा हो तो अविभाजित अम्ल के लिए n(x1 - x) मोल होंगे, और n(x) मोल CH3 डबल बॉन्ड O माइनस n(x) मोल H+NO के होंगे। ये देखिए, ये CH3 डबल बॉन्ड H है, इसके n मोल हैं, H+ के 0 है, CH3 डबल बॉन्ड माइनस है, इसके मोल बनाइए तब n, ये इसके nx मिलेंगे, इसके भी n है, तो कुल मोल कितने होंगे, n 1 - x प्लस x ऐसे। तो हमें क्या प्राप्त हुए, ये I बराबर क्या सूत्र होता है, ये देखिए, ऐसे ही एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा इसमें से घटा देनी है, तो हमें यही मिलेगा। और CH3 के लिए है तो ये, और
एन एस से इनको गुणा करके मैं एस प्लस एन एस है तो ये तो अगर कैप भी है तो ये दे रखा है, लेकिन वही के निकालना हो तो ये तो सारांश क्या है? ये विलयन दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयनों को ठोस विलयन, द्रव्य विलयन एवं ठोस विलयन में वर्गीकृत किया जाता है। किसी विलयन की सांद्रता मोल एन से मोलरता मोलरता और प्रतिशत में व्यक्त की जा सकती है। किसी गैस की द्रव्य में विलेयता विलयन के द्वारा निर्धारित होती है, जिसके अनुसार किसी दिए गए ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। किसी विलायक में अवास्तविक विलय को घोलने से विलय के वास्तव में कमी हो जाती है, तो तथा विलय के वास्तव में यह कमी राउल्ट के नियम को दर्शाती है, जिसके अनुसार विलयन में किसी विलय के वास्तव में अपेक्षित अवनमन विलायक में अपेक्ष उपस्थित विलय के मोल अंश के बराबर होता है। किंतु द्विघटीय द्रव्य विलयन में यदि विलयन के दोनों ही घटक अवास्तविक हों तो राउल्ट के नियम का दूसरा प्रयोग लाया जा सकता है। ये गणितीय रूप। वे विलयन जो राउल्ट नियम के सभी सांद्रताओं पर पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्ट नियम के दो प्रकार के विचलन होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। राउल्ट नियम में बहुत अधिक विचलन तो स्थिर क्वांटिटी विलयन बनते हैं। विलयनों के वे गुण जो उनमें विलेय पदार्थों की रासायनिक पहचान पर निर्भर न होकर विलेय पदार्थों के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जैसे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक का अवनयन, हिमांक का अवनमन एवं पराश्रय दाब अणुसंख्य गुण धर्म कहलाते हैं। यदि विलयन यदि विलयन पर उसके प्राशन दाब से अधिक भारी दाब लगाया जाए तो प्राशन की क्रिया की दिशा में विपरीत किया जा सकता है। अणुसंख्य गुण धर्मों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विलयों के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण में किया जाता है। विलय में वियोजित होने वाले विलय के आणविक द्रव्यमान का मान है उसके उनके वास्तविक आणविक द्रव्यमान से कम तथा सहगुणित होने वाले विलयों का आणविक द्रव्यमान वास्तविक मान से अधिक होता है। मात्रात्मक दृष्टि से किसी विलेय के व्यंजन अथवा सहगुणन की मात्रा वान-ठाप गुणांक द्वारा दर्शाती है। इस गुणक को सामान्य मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया परिभाषित किया जाता है। थैंक यू। धन्यवाद।